अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं और ये इमरान खान न्याजी के कहने पर ये सारे जत्थे जो हैं वो फैले हैं। जबकि इमरान खान कह रहे हैं जी PTI को पूरी शिद्दत से रियासती जबर के निशाने पर रख लिया गया है। 9 मई के ख़िलाफ़ घेराव जिसकी PTI की पूरी पार्टी मजम्मत करती है। जो कुछ भी हुआ, जबरी अलीहदगियों के ज़रिए जमात को तोड़ने की कोशिश मुसलसल हो रही है। जबकि मरीम नवाज़ ने कहा है जो शहीद की बेकदरी करे वो सिर्फ गद्दार होता है। थू है सियासतदान के भेस में छुपे इन गद्दारों पर। इस पर हम बात करेंगे। और इमरान खान ने आर्टिकल 245 के नफाज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा मारूफ कानूनदान यासीन आज़ाद साहब। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, क्या कहेंगे? ख़ासतौर में पहले चाहता हूँ ज़रा टेक्निकल इस तरफ आ जाएँ कि आर्टिकल 245 के नफाज के ख़िलाफ़ PTI अदालत चली गई है, तो आप क्या समझते हैं जनाब इस पर के? और साथ में ये भी कहा है कि PTI के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तारी रोका जाए। लेकिन पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो पिटीशन फाइल की है आर्टिकल 245 को जो चैलेंज किया हुआ है जी, जो हालात 9 मई को पैदा हुए हैं, अगर 9 मई को जो हालात पैदा हुए हैं और उसमें आर्टिकल 245 के तहत फौज की असिस्टेंट या रेंजर्स के लिए गई है, इन हालात में क्या ये जरूरी नहीं था कि इन शर्त संदर्भ को कंट्रोल करने के लिए आप असिस्टेंट्स लेते? और ये चूंकि एक आईनी डिपार्टमेंट है कि जब हालात खराब हों तो आप लोग राइट को लागू कर सकते हैं और आप उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप असिस्ट करें जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के। अब इन्होंने पिटीशन फाइल की, पिटीशन तो बहुत सारी फाइल कर रहे हैं क्योंकि इनको खतरा है। जिस तरह इवन आज हमारी सुप्रीम कोर्ट आज के प्रेसिडेंट ने भी पिटीशन फाइल की है। बहुत सारी पिटीशन पे नंबर लगे हैं, बाद में अभी नंबर नहीं लगे हैं। तो ऑडियो लीक का मामला जो अगर कोई इंक्वायरी हो रही है बिल्कुल, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उसका इंक्वायरी हो जाने देना। एक तीन रुकनी पंच पर कमीशन बना है जिसके सरबराह जैसे काजी साहब, दूसरे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान है और तीसरा जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद है। तो मेरा मतलब है आपको कोई काम एक तरफ से छोड़ करते हैं, ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो क्यों रिकॉर्ड होती है, तो जब कमीशन बना इन चीजों के मुखारी के लिए तो आप क्या तो उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा हुकूमत सर नहीं तो हुकूमत सर बना सकती है कमीशन सिटिंग जजों पर? जी, हुकूमत कमीशन बना सकती है बिल्कुल। अपनी पसंद के क्यों जजों नहीं पर बना मुश्तमिल? क्यों नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। ये आपकी गवर्नमेंट की कमीशन बनाने का उनका हक है। और ऐसी सूरत में जो इवन चूंकि इस ऑडियो लीक में हमारा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बाहर भी किसी हद तक इन्वॉल्व हो रहा है। उन्होंने भी जुलाई को फोन करके भी कुछ कहा, उस पर इंक्वायरी है। तो बहुत सारे लोगों को जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है जब फ्री एंड फेयर किस्म की कोई कमीशन बनता है इंक्वायरी के लिए। आपको पता है कि जैसे फाइनेंस वो शख्सियत है जो वक्तन फक्तन आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में जब हमारे वकला वाला मामला हुआ उनको कमीशन का हेड बनाया गया, तो उस वक्त का जो वजीर दाखिला था जो मिसाल उसको तक तो उन्होंने कहा कि इसकी गलती है, ये जो कुछ हुआ। और इससे पहले आपको फैजाबाद धरना केस में जो जजमेंट है उनका जजमेंट है आपके सामने है। ये कमीशन किसी जज के खिलाफ नहीं हो रहा, ये कमीशन तमाम ऑडियो लीक जो हुई है उन पे हो रहा है। सर हमें जी आप जो बात कर रहे हैं यासीन आज़ाद साहब, हमें ये भी याद है कि जैसे फाइज के खिलाफ रेफरेंस भी इमरान खान के दौर हुकूमत में फ़ाइल हुआ था, तो लोग ये भी याद रखते हैं कि जी क्योंकि खान साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था तो खान साहब के लिए तो उनके दिल में शायद बहुत कुछ होगा। ये बात तो खान साहब ने बहुत पहले कही थी कि मेरे को कोई केस साथी के सामने न लगाया जाए। ठीक है, आपको याद होगा। जी जी, तो उस वक्त यहाँ जैसे अकेले नहीं है, दो रिस्पेक्टेबल यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के दो फरमान, 3 आदमियों का कमीशन है। तो 3 आदमियों का कमीशन होता है, इंक्वायरी कमीशन है। ये कोई जजमेंट नहीं देगा, फाइंडिंग नहीं देगा, इंक्वायरी करके जो कुछ आएगा वो कमीशन जो है फोर्थ गवर्नमेंट को भेजेगा
उसकी रोशनी में गवर्नमेंट ने कोई अगर कार्रवाई करनी है तो उसके बाद वो करेगी। बंदियाल साहब मैं भी, ये कहता हूं कि नहीं तो बंदियाल साहब भी हो जी? सकते थे, बंदियाल साहब भी हो सकते थे इस कमीशन में। नहीं, बंदियाल साहब चीफ जस्टिस अगर उनके थ्रू रिक्वेस्ट होती तो फिर तो वो फिर भी वो कमीशन बनाते। जैसे बंदियाल साहब आज बेंच कंस्टिट्यूट करने का वही राज है तो वही बनाते हैं। आज जो पंच रुकनी बेंच बनी है, क्या आपने उसमें सीनियर जजेस को इन्वॉल्व किया, उनको शामिल किया? हम तो डिमांड यही करते हैं कि सीनियर जजेस को चीजों में शामिल कर रहे हैं, आप कर ही नहीं रहे। तो ये चीजें बहुत सारी डिस्प्यूटेड हैं और आज इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं या कुछ है, 9 मई को जो हुआ है उस पर क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। 9 मई पर फौजी तनसीबात पर भी हमला हुआ है, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, जाहिर है वो किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है, लेकिन इस पर बहुत सारे नाकदीन ये भी बात कर रहे हैं कि जी बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन फेयर इंक्वायरी ज़रूर हो, पता चले, क्योंकि उस दिन पंजाब पुलिस का रवैया भी ज़रा आप भी जानते हैं कि जो कुछ होता रहा, पंजाब पुलिस गायब रही, सिंध में हालांकि जो कुछ हुआ। देखिए सर, मैं वो आदमी हूँ जो ये कहता हूँ कि मुमकिन है इसमें बाद बेगुनाह लोग भी पकड़े गए हों। मैं नहीं कहता कि 100% सारे के सारे गुनाह। दुरुस्त है। तो फेयर ट्रायल का मौका, चाहे आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कोई आदमी गिरफ्तार होगा तो उसको फेयर ट्रायल का पूरा मौका मिलेगा। ठीक है सर, इन्वेस्टिगेशन होती है, कल चालान होता है, तो आपको इस बात का राइट पहुंचता है कि आप जाके चैलेंज करें और प्रोसीडिंग को फेस करें। और मैं ये कहता हूँ कि तमाम लोगों को इंसाफ के साजे पूरे करने के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी इंक्वायरी करते वक्त, उनका चालान पेश करते वक्त, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त बिल्कुल फ्री एंड फेयर किस्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके अगर कोई केस बनता है, FIR करके चालान पेश करेगी, फाइनल फैसला तो अदालत नहीं करना है ना, पुलिस ने तो नहीं करना। बिल्कुल। लेकिन कोई आदमी अगर रिमांड है और उसके खिलाफ क्या केस नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। और जो कुछ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 75 साल में जो कुछ हुआ 9, 10, 11 मई को, क्या वो हमारे परेशानी का दाग नहीं है? बिल्कुल क्या है। वो पाकिस्तान की डिग्निटी को मजबूर नहीं किया गया? आपने तो वो काम कर दिया जो हिंदुस्तान भी नहीं कर सकता था। तो अब आपकी पार्टी आपको छोड़ के जा रही है, उसमें भी लोगों के इल्जाम लिया है कि शायद वो प्रेशर के साथ जा रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं यासिन आज़ाद साहब, आप यानी कि बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी से बात कह रहे हैं कि वो सब जो है अपनी मर्जी से जा रहे हैं जी? आप ये समझते हैं कि वो सब अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं PTI? देखें सर, जिस बहाने से वो जा रहे हैं, क्योंकि 9 मई को जो कुछ हुआ उसको बेस बना के वो जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है सर, देखिए आप कानूनदान हैं, एक बात मुझे बताइए कि एक शेरी मजारी रिहा होती है, फिर पकड़ लिया जाता है, फिर अदालत से रिहा होती है, फिर पकड़ लिया जाता है, 4 दफा पकड़ेंगे। गलत है ना, मैं उस स्टेप को गलत कहता हूँ, मैं उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। तो इस तरह की स्टेप को, लेकिन PTI के लोग इतने बड़े बाजार हैं कि 10 दिन का जेल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्यों भूल गए कि माजी में जिन पार्टियों को उनके तो 2-2 साल तक लोगों को जेलों में रखा गया, उन्होंने तो नहीं आवाज उठाई। और मुझे अफसोस इस बात का है कि PTI में एक भी मर्द मुझे नजर नहीं आया इसने इन चीजों को फेस का ऐलान किया कि मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। ये बात दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है आपकी, लेकिन ये जो जाती है इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए कि 4-4, 5-5 दफा जमानते हों और फिर पकड़ लिया जाए। कि जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं, आप बाकायदा आइडेंटिफाई करके पकड़ रहे हैं। यहाँ की कहता हूँ शायद उसमें बाद लोग बेगुनाह, राइट? हाँ, जिनकी शवाहिद मौजूद हैं, जिनकी फ़ोन कॉल्स पकड़ी गई हैं, जिनकी वीडियो मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद हैं, उनको तो किसी रियायत नहीं दी जाए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए आइन कानून के तहत। मैं ये कहता हूँ कि जिनके खिलाफ एविडेंस है उनको कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है उनको बिल्कुल छोड़ जाना चाहिए। मैं तो साफ बात करता हूँ। और जबरी अलहदगियों के जरिए भी अगर कुछ काम हो रहा है तो इसकी भी आप मजम्मत करेंगे? सर, जबरी अलहदगी का मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि इमरान खान को जितने लोगों ने छोड़ा है वो ये कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ, और उसके अपने पार्टी को लोग कहते हैं कि 8 मई को बैठकर हमने ये प्लानिंग की, राइट? अब उसी के बाद हम आप हुआ अगर आपके एविडेंस देते हैं कि सारी प्लानिंग इमरान खान की है, तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो बता देंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन वो सर बिल्कुल जैसे फैसल वावड़ा और फैजल हुसैन चौहान या दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं,
अर्जुन बाबा तो बहुत पहले से कर रहा है। नहीं मैं इमरान खान को बंद गली में ले गए। नहीं मैं एक और बात कर रहा हूँ सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने लोग टीवी पर आकर मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि जी हमें कॉल्स आई थी और हिदायत दी गई थी ये सब कुछ करना है, तो सर ये अदालत का रुख क्यों नहीं इख्तियार कर रहे? ये अदालत का ये रुख नहीं होता। बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने का राइट पुलिस का है। अदालत का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। नहीं ये नहीं सर, ये गवाही के तौर पर तो जाए ना, वहाँ पर कानून के हाथ मजबूत करें, बताएं जी हम गवाह इस बात के। मेरे भाईजान, गवाही उसी वक्त होती है जब किसी का पुलिस पहले लोगों के बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। आप अगर क्रिमिनल लॉ को देखेंगे तो पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, चालान पेश होता है, फिर गवाही ये जाके कोर्ट में होती है कि 3 लोगों को विटनेस बनाया गया। वो जाके कोर्ट में क्या कहते हैं, इसी वजह से ये कहते हैं कि पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है उसकी कोई कानूनी हैसियत उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो विटनेस जाके कोर्ट में बयान ना दे। सर यहाँ तो माजी ये रहा है 164 का बयान देके भी मुकर जाते हैं लोग। जी 164 का बयान देके भी लोग तो पिछड़ जाते हैं। उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जो जानकार हैं जो 164 का स्टेटमेंट दे के इनकार करते हैं उनके लिए आइन का पीपीसी का आर्टिकल 182 है, क्योंकि और उनको सजा दें। सर डार साहब ने यही तो किया था, याद होगा आपको। किसने? इसाक डार साहब। इसाक डार साहब ने? जी इसाक डार के खिलाफ नहीं करते ना, उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई करते ना। किसने धोखा है सर? इमरान खान की हुकूमत कर लेते आप हुकूमत। बस यही मसला है। अच्छा सर, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको क्या लग रहा है कि इस सूरत हाल से पाकिस्तान कितने अरसे में निकलेगा? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जी आटे पे कोई बात नहीं कर रहा, गुर्बत पे कोई बात नहीं कर रहा, महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ ये हो रही है कि जी इलेक्शन कब होंगे और ये जो कुछ हुआ है इसकी मजम्मत। सर मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये बात करता हूँ। आप इसके सुप्रीम कोर्ट के पास है। जी 15 या 16 अगस्त को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का टाइम पूरा हो रहा है, राइट? उससे एक दिन भी इस गवर्नमेंट का आगे नहीं जाना चाहिए, उसी दिन असम्बलियां तोड़ देनी चाहिए। क्योंकि 5 साल के लिए पब्लिक ने आपको इलेक्ट किया भेजा, 5 साल पूरे होते असम्बली तोड़ के 4 दिन के लिए आप केयरटेकर गवर्नमेंट बनाए और 8 अक्टूबर है या 15 अक्टूबर की जो भी डेट फाइनल होती है तो उसके कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन एक साथ। बिल्कुल। अच्छा सर, आप बतौर माहिर कानून और सियासत से ज़ाहिर ताल्लुक़ है आपका, आप ये इस बात के हक़ में हैं कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद की जाए? सियासी जमात पे पाबंदी के बिल्कुल हक़ में नहीं। अच्छा, चाहे वो सियासी जमात को अवाम की अदालत में छोड़ देना चाहिए और अवाम की अदालत में जाकर जो अवाम फैसला करें उस पार्टी के हाथ में वो फैसला कबूल होना चाहिए। मैं सियासी पार्टियों पे पाबंदी के हाथ में बिल्कुल। ताहयात पाबंदी किसी लीडर पर, ये भी कबूल नहीं है आपको? रोना ये रोता हूँ कि अपने नवाज शरीफ पे क्यों पाबंदी लगाई, उसका कसूर क्या था? तो सर आइन में क्या इस तरह की नहीं, तो आइन और कानून में कुछ तरह की सर चीज मौजूद है ताहयात पाबंदी के हवाले से? यार यही जगह जब पंजाब गवर्नमेंट का जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और हम आपका सबूत जाके सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, सामने कहा था फुल कोर्ट बनाओ। आइन का आर्टिकल 63A के तहत जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करके वोट डालते हैं वो वोट काउंट नहीं होगा। आइन का आर्टिकल 63A पढ़ लें, अगर ये चीज उसमें मिल जाए तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। इस मामले में खामोश है, कहीं भी लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आइन के अंदर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर अदलिया को भी लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब तो इसको सर चैलेंज नहीं किया गया? किसको? इसी बात को? रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है ना, नहीं लग रही है सर। अच्छा, इसीलिए जाहिर पेंडिंग है क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा मुसद्दिक, मैं कहता हूँ जितनी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उन सबको इंटरटेन करें और फैसला करें और फुल कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट अपने आप को क्राइसिस से बाहर निकाले। आज जो 5 रुकनी बंद बनी है जरा जजिस के नाम देख लें तो वही जज साहिबान है, उसमें कोई दूसरा सीनियर मोस्ट जजों में कोई जज शामिल है। आप 5 रुकनी बंद को देख लें आप, क्यों? यही तो झगड़ा है पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा जी, पीटीआई तो जाहिर है अब आप समझते हैं किस्सा पारीना हो गई और अब जहांगीर तरीन साहब की छतरी तले ये सब लोग जाएंगे और नई पीटीआई शायद वजूद में आए।
मेरे अपने ओपिनियन के मुताबिक पीटीआई के लिए अब सर्वाइव करना फिलहाल इस इलेक्शन में मुश्किल नजर आता है मुझे। अच्छा, आप भी ये समझ रहे हैं कि जी एक इलेक्शन तो जाहिर है जिस तरह नून से काफ लीग बनी थी और पीपल्स पार्टी से पैट्रियट बनी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साफ बात करता हूँ, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों की मदद के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इन सारी से ओपनली कहता हूँ। किन लोगों के सर? ताकतवर लोग जो नशा करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? यस, मैं ओपनली कहता हूँ। अच्छा, हर पॉलिटिकल पार्टी को सारा चाहिए, चाहे इमरान खान हो या कोई और, सबको चाहिए। तो फिर तो सर सब फिर इमरान खान क्या, फिर तो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, सब एक। जी, फिर तो जरदारी साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, सभी को सहारा चाहिए। क्या है, मैं आपका सवाल समझा नहीं सर। मैंने कहा सर आप कह रहे हैं सबको सहारा चाहिए होता है, तो फिर वो पीपल्स पार्टी हो, मैं नून लीग हो। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ कि उनके सहारे के बगैर वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन नहीं होती। तो सर ये क्लियर बात करता हूँ। तो फिर ये तो जमहूरियत, पार्टी का जो भी हेड हो, तो फिर जमहूरियत के दावेदार ये फिर बातें तो सर ऐसी कर रहे होते। जमहूरियत के दावेदार आप हो नहीं सकते कि 3.5-4 साल तक इमरान खान कहता है कि मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ, मैं और वो देखते हैं, और जब 3.5 साल के बाद आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, बाजवा ने आपका साथ नहीं दिया, तो आपने अपनी गालियां देनी शुरू कर दी कि मुझे 3.5 साल हुकूमत करने दी गई। तो यही बात मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था बिल्कुल कि काश इमरान खान 6 महीने 8 महीने साल पहले कहता, मीडिया पे आता, एड्रेस करता पर्सन से, पेश करोड़ आवाम से कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे बाजवा काम नहीं करने देते हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, तो ये हीरो बन जाता। लेकिन आप करने के लिए तैयार नहीं, आपको तो अपनी मुद्दत पूरी करनी होती है, तो उसमें मेरा और आपका सफर तो गरीब आदमी करता है, गरीब लोग करते हैं, बड़े लोग नहीं सफर करते। चलिए सर, आपने तो बड़ा बोल्डली नाम ले भी दिया कि सारी सियासी जमातें सहारा चाहती हैं, और इसमें जाहिर है आपका तजर्बा भी आप देख भी रहे हैं। देखिए सर, जो हकीकत है उसको मानो। आप इस पोजीशन में मैं नहीं है कि उन लोगों से फाइट करके कुछ कर सके, और 9 मई का वजह से ये सूरत इतनी चेंज हो गई। 9 मई का जिस तरह DHQ के कोर्ट कमांडर के बंदे थे, ये जो हमले करके ना, तो पूरा हिंदुस्तान जश्न बना रहे हैं कि जो काम हम पाकिस्तान में नहीं कर सके वो इमरान खान ने करके दिखा दिया। इमरान खान उनके लोगों ने करके दिखा दिया, ये बदनुमा दाग रहेगा। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, वक्त निकाला सर आपने। और नाज़रीन, बड़ी अहम बात की यासीन आज़ाद साहब ने कि जनाब देखिए फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले किए और जिस तरह निशाना बनाया गया जिन्ना हाउस पर, और जिस तरह पेशावर रेडियो पर हमला किया गया, ये सारा तो दुश्मन नहीं कर सका, जो इन शरपसंदों ने कर दिखाया, और ये किसी रियायत के मुस्तहक हरगिज़ नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहा यासीन आज़ाद साहब ने कि जनाब जो ताकतवर लोग हैं उनका सहारा इन सियासी जमातों को चाहिए होता है, वो कोई भी सियासी जमात हो, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान तो खैर अब जाहिर, लेकिन इमरान खान के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान को भी अब अगले इलेक्शन में वो नहीं देख रहे, और इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए, क्योंकि 12 या 13 अगस्त तक ये असम्बली मौजूद होगी। अभी तो सबसे जो फोकस किया हुआ है वो किया हुआ है बजट के ऊपर कि जी 5 जून को या 6 जून को पहले हफ्ते में बजट पेश कर दिया जाए, और जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान भी आया था कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दे सकें, क्योंकि इंतखाबात में भी जाना है। और जबकि सियासी जो तोड़ जोड़ कह लें या PTI की जानिब से जो भी इस वक्त सूरत हाल है वो भी हम सबके सामने, PTI की छोड़ कर जाने वालों की लाइन लगी हुई है। और बड़ी वजह जो है ये जबर और सारी चीज़ें इमरान खान तब तो कह रहे हैं, लेकिन बड़ी वजह 9 मई का वाक़यात है जिसमें इनके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और बराह रास्त वो कह रहे हैं कि जी क़यादत की तरफ से हमें अहकामात दिए गए, और ज़ाहिर इस पर आज़ाद कमीशन और तमाम चीज़ें जब होंगी तो मज़ीद एविडेंस सामने आएंगे। फिर जिस तरह के वीडियोज़ मौजूद हैं, टेलीविज़न चैनल आप लोगों ने भी देखी होंगी, ऑडियोज़ मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों के होते हुए तो लगता यही है कि ख़ास तौर पर आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा कि पाबंदी के हवाले से हम गौर व फिक्र कर रहे हैं, लेकिन यासीन आज़ाद साहब और दूसरे कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जी किसी सियासी जमात पर पाबंदी ना लगे। हाँ, वैसे ही पार्टी को इमरान खान की छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान की जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है उसमें बड़ी अहम चीज़ ये है कि वो कहते हैं जी PTI को पूरी शिद्दत से रियासती जबर के निशाने पर रख लिया गया है। फिर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, 10 रुकनी में कमेटी अनाउंस कर दूंगा। अब 10 लोग वो कौन होंगे, अब इतने लोग बाकी भी हैं या नहीं हैं। फिर
असद उमर साहब ने बड़ी अहम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि मैं ओहदे छोड़ता हूं। सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी में वो शामिल थे, वो ओहदे तो उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन पीटीआई को नहीं छोड़ा। इस पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं कि जी पीटीआई में अगर वो मौजूद एक कारकुन के तौर पे सही मौजूद अगर रहेंगे तो क्या रोल होगा उनका, और इमरान खान अब सियासी तौर पर सर्वाइव कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। ये बड़े अहम सवालात हैं जो भी तशना है, और इस पर अब बात होगी कि इमरान खान का अब सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है। बज़ाहिर तो उनका सियासी मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और आज मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जो शहीद की बेकदरी करे वो सिर्फ गद्दार होता है, तू है सियासतदान के भेस में छुपे गद्दारों पर। बड़ा उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज़ किया है, और ज़ाहिर करना भी चाहिए, क्योंकि शहदा की जिस तरह बेहरमती करने की कोशिश की गई, उनके मुजस्समों की बेहरमती करने की कोशिश की गई, ये काबिल कबूल नहीं है ये अमल। और शहीद भी वो कि जिनके दुश्मन भी तारीफ़ करने पर मजबूर हों। अच्छा जी, नून लीग के यासीन आज़ाद साहब के बाद अब नून लीग के ही आसिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब कैसे हैं आप? जी फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। बाजवा साहब क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है 9 मई के बाद, खान साहब की पार्टी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जनाब वो जो मौसमी परिंदे कहा जा रहा था जहाज़ों में भरकर लाए गए थे वापस जा रहे हैं सारे। तो सर ये चीज़ें देखकर खुशी हो रही है आपको, या आप समझते हैं कि ये तो होना ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि आप ये दरअसल ना ये मुकाफात अमल है। दुरुस्त है। और इमरान जारी साहब ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो ये कहते थे कि मैं किसी भी तरीके से ये जो पुराने अपने आप को नेक्टेबल कहते हैं, ये कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, मैं उनको नहीं लूंगा। और फिर ये कहते थे कि मैं इनको किसी तरीके से फंड नहीं दूंगा, ये एक सियासी रिश्वत है, ये करप्शन का बाजार है। और फिर ये कहते थे कि मैं चाहे हार जाऊं लेकिन मैं किसी भी इलेक्टेबल को नहीं दूंगा। लेकिन इन्होंने आज जरा आप याद कर लें 2018 से पहले इलेक्शन में कि किस किस पार्टी से इन्होंने बंदों को लिया, और फिर जब कुछ लोग आजाद इलेक्शन जीतते हैं तो किस तरीके से जहाज भर भर के। अच्छा ये बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसमें बाजवा साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए ये इलेक्टेबल्स जो हैं, और ये आपको मालूम है तो हवा का रुख देखकर अपनी पोजीशन का तयन करते हैं, ये पीपल्स पार्टी में भी चले जाते हैं लगता है उनको, या नून लीग में भी आ जाएंगे। तो ये जो सियासी जमातें हैं, आपकी जमात हो, नून लीग हो, या पीपल्स पार्टी हो, या दीगर सियासी जमातें हों, इनको जानते भी हैं इलेक्टेबल्स के किसी सियासी जमात में ये ठहरते नहीं, ये तो मफाद के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अब ये इमरान खान को छोड़कर ज़ाहिर है आपकी पार्टी में आएंगे या पीपल्स पार्टी में जाएंगे, तो आप लोगों का रवैया अब क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नो तो इंशाल्लाह अवॉइड करेगी ऐसे लोगों से कि हाँ ये चूंकि आजमाए हुए हैं। तो आप बड़ी सर जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये जो इलेक्टेबल्स इधर उधर घूमते हैं, कभी आपको छोड़ के चले जाते हैं, कभी किसी और को छोड़ के वापस आ रहे हैं, तो इनको नून लीग शामिल नहीं करेगी? बिल्कुल नून लीग शामिल नहीं करेगी, और नून लीग का कोई प्लान नहीं ऐसा कि ऐसे लोगों को दोबारा या तीसरी दफा या चौथी दफा जो पार्टी चेंज कर रहे हैं तो इनको दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा इंशाल्लाह नहीं बनने देंगे। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जो है यही उन्होंने डिसीजन लिया है। सर ये अगर आपका, देखिए मैं सर तवक्कुफ कीजिएगा, मैं ज़मीनी सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये अगर डिसीजन आपकी पार्टी के, जिस आप कह रहे हैं, वाकई अगर है, तो आपने समझते ये सब सियासी जमातों को यही अगर डिसीजन ले लें तो फिर ये इलेक्टेबल्स वगैरह ये सर फिर और नजरियाती लोग रह जाएंगे, इस तरह के लोगों की फिर जगह नहीं बनेगी। देखिए बात ये है, जो एक जो टाइम होता है ना उसके साथ चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और ये देखें जिस तरीके से 2002 का इलेक्शन हुआ, उन्होंने असेंबली ने टर्नआउट पूरा किया लेकिन प्राइम मिनिस्टर टर्नआउट पूरा ना कर सके। 2008 से लेके 13 तक जो असेंबली थी उसमें इलेक्शन का टाइम जो है वो पूरा हुआ लेकिन प्राइम मिनिस्टर पूरा ना कर सके। उसके बाद 2013 से 18 की जो करंट असेंबली थी है 13 से 18, उसमें भी ऐसे ही हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब बेटे से तनहा ना लेने की बिना पर निकाल दिया गया लेकिन टाइम पूरा हुआ। अब ये जो 18 से 23 तक की असेंबली चल रही है इसमें भी प्राइम मिनिस्टर जो है उनके खिलाफ पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत कम का हिस्सा हुआ। तहरीक अदम जमात थी वो कामयाब हुई दूसरी दफा, और
और ये लोग चले गए, लेकिन असेंबली जो है वो अपना इग्नोर पूरा करने जा रही है इंशाल्लाह। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये पॉलिटिकल ग्रूमिंग की बात है, ये पॉलिटिकल विजन की बात है। जब ऐसे लोगों को अगर लोग ना लेना शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कहती है कि हम इनको नहीं लेंगे, अगर दूसरी पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अगर दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करें तो यकीनी तौर पे ये लोग जो है ये घर में बैठ जाएंगे और नई लीडरशिप जो है वो क़यादत करेगी। अच्छा सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाजू साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ मैं बताऊं आपको, जिस पर आपको मैं चाहूँगा कि आप बतौर एक सियासी रहनुमा और कारकुन के तौर पर आप जवाब दीजिए कि हमने देखा माजी में जो होता आया वो फिर हो रहा है। वो नून लीग से निकाल के काफ लीग बना दी, पीपल्स पार्टी से निकाल के पेट्रियट बन गई, MQM से निकाल के कोई और जमात बन गई, अब फिर PTI से निकाल के कहीं और सुना है कोई पार्टी बन रही है। तो सर ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? देखिए, मैं करता हूँ, देखें अभी चंद दिन पहले हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क तुर्की में इंतखाबात हुए और वहां पे उन्होंने कहा कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये कहता कि अगर कोई पार्टी 50% से ज्यादा वोट नहीं लेगी तो कोई जो है ना इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होगी। जी, दूसरा देखा कि बिल्कुल 49 पॉइंट समथिंग, जी अब दूसरा मरहला होगा, दूसरा मरहला आएगा। 28। मैं ये समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि ये कब तक ऐसा चलेगा, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला आवाम करें। जब ये जो लोग पार्टियां बदल के आते हैं या बदल के आएंगे तो फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपना रद्द-ए-अमल भी देंगे। तो आप समझते हैं कि अवाम में इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है और इस दफा अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे? मैं करता हूँ। देखिए, आज ये मेच्योरिटी आ चुकी है। देखें, हम कोई नए पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम तो उसी पाकिस्तान में रह रहे हैं जो 2018 से पहले था। कोई नया पाकिस्तान ये नहीं बना के गए लोग। मैं करूँ कि जो 9 मई को वाक़यात हुए, जो 10 मई को कंटिन्यूटी चलती रही, आपने देखा कि आम आदमी से लेके, आम पॉलिटिकल वर्कर से लेके, मजदूर और किसान और हारी से लेके जो पढ़े लिखे लोग थे, सब ने इस बात को कंडेम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के दिन जो एक्ट किया, ये साबित किया अवाम ने कि इन्होंने ऐसे ही नहीं किया, ये प्री प्लान था। बिल्कुल। और इन्होंने बाकायदा अपने लोगों की तरबियत की और उनको सिर्फ एक ही बात पे इंस्टिगेट किया गया था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको ये टारगेट किए जाएंगे, आपने पाकिस्तान की आर्मी की तनसीबात को जलाना है, उनको तबाह बर्बाद करना है, GHQ पर हमला करना है, कोर हेडक्वार्टर लाहौर में। अच्छा, इसमें एक बात मैं कहूँ, देखिए ये तो जो फौजी एक मुझे बात कंप्लीट नहीं, आज यौमे शोहदाए जो फकीर थी, उनकी फकीर के लिए जो ये आज दिन मनाया गया, जो आज पाकिस्तान की कौम ने साबित किया कि PTI के लोगों का वो नजरिया या उनका वो एक्ट था, हमने उसको पसंद नहीं किया, हम पाकिस्तान की फौज के साथ हैं। ये आप जाहिर है, ये तो आज तकरीबन यौम शोहदा था, मनाना भी चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम में दूरियां नहीं है, एक साथ है। मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था कि ये सर करप्शन का केस जिसमें पकड़े गए इमरान खान साहब, ये समझ नहीं आई कि ये करप्शन का केस है, आगे चलेगा, साबित होगी, वो बाद में देखा जाएगा। करप्शन के केस में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते समझ में आता, ये फौजी तनसीबात पे मतलब समझ नहीं आया, GHQ के सामने जाके हमला और फलां, ये सर समझ में आ रही है बात, क्या हुआ क्या ये? देखिए सर, बात यह है कि एक शख्स ने अपनी जाती अनाव तस्कीन की खातर इलेक्टेड मेंबर को, जो पार्लियामेंट के मेंबरान थे, MNA थे, उनसे रेजिग्नेशन दिलवाए और उसको भी, उसमें भी लोगों ने रेजिग्नेशन देने के बाद भी कहा कि हमने रेजिग्नेशन नहीं दिए। फिर इन्होंने कहा कि आप जा करके कहें कि हमने रेजिग्नेशन दिए हैं। उसके बाद 2 इलेक्टेड सूबाई असम्बलियों को इस शख्स ने उनको डिसॉल्व कराया, वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी अमल था। और उसके बाद इन्होंने तरबियत की अपने लोगों की, और ये आप जो समझते हैं ना कि ये बिल्कुल ये बड़ी सिंपल बात नहीं है सर, ये हमारे मुल्क की बका के लिए नहीं, मैंने सिंपल नहीं कहा, मैं तो जानना ही चाह रहा हूँ आपसे, शायद आपके इस हवाले से नॉलेज हो कि मैंने कहा अगर ये सियासी केस भी कह रहे हैं वो करप्शन का, तो मैंने कहा इसमें तो बनता ही नहीं इदारों के हवाले से कोई बात करना।
आप मैं एहतजाज किसी करते, तरीके से- भाई आप शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज कर लेते, आप जरदारी साहब के खिलाफ एहतजाज कर लेते। ये बात समझ में नहीं आई कि गिरफ्तारी आपकी करप्शन के केस में हो रही है और फौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। अब इससे तो साफ पता चल रहा है कि बैरूनी मुल्क को ये एजेंडा था जिसको आपने अमली जामे पहनाया। देखिए, ये बात जो है, जिस तरीके से इनका साइबर वाला मामला जो है वो ड्रामा था, और वो खुद अपनी इनकी ही स्टेटमेंट के साथ ये उससे बैकआउट कर गए, और फिर ये आप कहते हैं कि ये सारा कुछ किया जा रहा जनरल बाजवा का था, और फिर इन्होंने कहा कि मैंने सूबाई असम्बलियां भी जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी, हालांकि सूबाई असम्बलियां इनके रेजिग्नेशन के 2-2.5-3 माह के बाद थी। और ये क्या करते हैं और कैसी बात करते हैं, और इन्होंने जानबूझ के ये काम किया है। और ये जो आपने जो बात किया ना, ये कोई बैरूनी ममालिक का एजेंडा था, मैं ये समझता हूँ कि ये तो यकीनी तौर पे हमारे मुल्क दुश्मन अनासर जो है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसके एजेंडे को इन्होंने प्रमाण चढ़ाया है। ऐसा ही ऐसा ही लगता है। उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया है, ना कि इन्होंने अवाम और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया। और आज पाकिस्तान की अवाम ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने जो 9 मई का एक्शन किया था वो बिल्कुल गलत था, और अवाम ने उन शोहदा को सैल्यूट पेश किया और कहा कि हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं, हम अपनी फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। और अगर तहरीक इंसाफ ने ये काम किया है 9 मई को जलाओ गहराओ का, और एटमी तनसीबात को और पाकिस्तान की फौजी तनसीबात को, अपने इदारे को जो हमें बचाने वाले हैं उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया है, तो अवाम ने उसको, उनके इस एक्ट को रिजेक्ट किया है, और बड़े जज्बे के साथ उसको रिजेक्ट करके पाक अफवाज की फेवर की। हुर्मत बहाल की। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, वक्त निकाला, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत अहम गुफ्तगू की उन्होंने, ख़ास तौर पर कि दुश्मन का एजेंडा ही था, क्योंकि जिस तरह फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए और बहुत सारे लोग PTI के इन्वॉल्व हैं इसमें, शवाहिद सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वीडियो सबूत मौजूद हैं, ऑडियो कॉल्स ज़ाहिर मुबैना तौर पर जो सामने आई हैं उससे भी ये लगता है। और अब इमरान खान साहब जो हैं बंद गली में तो पहले ही थे, अब उनकी सियासत मज़ीद रह गई है नहीं, ये अब सवाल है। आज ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि पाबंदी के हवाले से गौर और फिक्र हो रहा है, पार्लियामेंट के ज़रिए पाबंदी भी हो सकती है, और देखते हैं पाबंदी होती नहीं होती। लेकिन खान साहब ने ये किया कि जी आर्टिकल 245 का जो नफाज है उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है, और फरीक बनाया गया है। इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, फजल रहमान साहब को, उन तब सबको फ्रीक बना लिया है। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, मौलाना की बात।